नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। कि आपको मालूम है एंटनी वेस्ट का आईपीओ एक्चुअली में 4 मार्च 2020 को ओपन होना था, लेकिन प्रोमोटर्स ने स्मार्टली इस आईपीओ को अभी लॉन्च करने का प्लान बनाया है जब आईपीओज 180 टाइम्स 190 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं। क्योंकि 4 मार्च 2020 को कोविड क्रैश के चलते पूरी की पूरी मार्केट गिर रही थी और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये आईपीओ अंडर परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, एक स्मार्ट टैक्टिक्स के साथ प्रोमोटर्स ने इस आईपीओ को लॉन्च किया है। आपको क्या लगता है इस ओपिनियन, इस स्मार्ट टैक्टिक्स के लिए आपका क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग वो सारे फैक्ट्स जानेंगे जो कि हो सकता है आपको ना पता हो, और वो फैक्ट्स इस आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स और इस आईपीओ के बाद इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो, समझो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अभी तक स्मैश नहीं किया लाइक बटन, स्मैश द लाइक बटन फॉर गेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट इन टाइम्स टू कम एज वेल। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, इस कंपनी का जो मेन काम है वो 4 सर्विसेज में फैक्टर इन हो जाएगा। बेसिकली 4 सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं? वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपके घर से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, जो कचरा हम लोग घर से निकालते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर से कलेक्शन ही करते हैं, जो रोड पे बाई चांस गंदगी लोग फैलाया करते हैं उसको मैकेनिकल तरीके से उसकी स्वीपिंग करना, या फिर नॉन मैकेनाइज तरीके से मैनुअल तरीके से उसकी स्वीपिंग करके उसको रोड को क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा वेस्ट को जब कलेक्ट करते हैं उसको प्रोसेस करना, उसका ट्रीटमेंट करना। अगर बायोडिग्रेडेबल है तो बायोडिग्रेडेबल कंटेंट से वेस्ट को एनर्जी प्रोड्यूस करना, या फिर अगर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उससे लैंडफिल साइट्स में लैंड फिलिंग करना। ये सारा का सारा काम एंटनी वेस्ट हैंडल करता है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता है। क्या चीज़ें आपको नहीं पता हैं, पहले उसके बारे में भी ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग समझेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के एसोसिएटेड रिस्क क्या है जो कि इसकी लिस्टिंग गेन पे इफेक्ट डालेंगे, और आगे आने वाले समय में कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट डालेंगे। क्या क्या बेनिफिशियरी चीज़ें हैं इस कंपनी के, फाइनेंशियल्स क्या हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से क्या ये आईपीओ महंगा है, कितना लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, और क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों, पहली इंटरेस्टिंग चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो एंटनी वेस्ट हैं, ऑल्दो उन्होंने स्मार्टली इस आईपीओ को सही जगह प्लान किया है, लेकिन अगर बात करें इनके बिजनेस मॉडल की तो ये टॉप 5 प्लेयर हैं इंडियन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, MSW। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्रोनिम है जो कि कई बार यूज़ होगा। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वो वेस्ट है जो कि हम लोग अपने घर से निकालते हैं, और जो घर से वेस्ट निकलता है उसको प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग किस तरीके से करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन होगा कि इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पैसा धंधा बनता है, धंधा होता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो 55% इनका रेवेन्यू बन के निकलता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कलेक्शन सर्विसेज से। 55% रेवेन्यू आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कलेक्शन सर्विसेज से। बाकी 45% का जो रेवेन्यू है वो आता है प्रोसेसिंग सेगमेंट से। तो भैया, प्रोसेसिंग से आता है 45%, और जो मेजर रेवेन्यू है आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन ऑफ वेस्ट से। तो दोस्तों, ये ऐसी नहीं है कि कंपनी अभी रिसेंटली रेज हुई है। मोर देन 17 ईयर, 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। रादर मोर उस पुरानी वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर है, अपने सेगमेंट में ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में काम कर रहा है। और दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं वहाँ पर इनकी जो मुंबई में इनकी एक जो लैंडफिल साइट है, कंजूर मार्ग लैंडफिल से उन पे इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, और आने वाले समय में ये साइट इनके लिए गोल्ड डिगर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी के लिए आगे अभी के लिए और आगे आने वाले कुछ सालों में 70% ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन मुंबई ये सिर्फ इस साइट के द्वारा हैंडल होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी वो कई और स्टेट में भी लगा सकते हैं, कई और जगह पर अपने प्रोजेक्ट्स को एनहांस और एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसके चलते इनका रेवेन्यू इंप्रूव हो सकता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, कंजूर मार्ग लैंडफिल है विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन एशिया। तो इतने बड़े तादाद में ये काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स द कंपनी इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड दे नो देयर जॉब वेरी वेरी वेल।
थोड़ा सा फोकस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर करते हैं। भाई कंपनी धंधा कैसा कर रही है, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि कंपनी ने जो भी रीसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है वो इसके पिछले साल के कुछ परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। ऑल्दो पिछले साल के परफॉर्मेंस कंपनी के सब स्टैंडर्ड रहे हैं, इसको बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी आपको ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो आप खुद ही ये बात समझेंगे। हम लोग लेते हैं 2018 से इनका परफॉर्मेंस। 2018 में जो इनका रेवेन्यू था वो था 2907 मिलियंस, जो कि 2019 में हो गया 2985 मिलियंस, मतलब हार्डली देयर वाज एनी इंक्रीज। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा झटका लगा इनको। अगर बात करें 2020 में तो इनका 2020 में जो परफॉर्मेंस रहा वो 2019 से कहीं ज़्यादा इंप्रूव हो गया, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन दोस्तों ये जो फ्लक्चुएशन है बिजनेस की रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसको मैं सही नहीं मानता हूं। और इसके ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जिसको कि मैं अभी आने वाले समय में डिस्कस करूंगा कि कंपनी के इंपॉर्टेंट चैलेंजेस क्या हैं। दोस्तों उससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्यों डगमगा सकते हैं इन टाइम्स टू कम। बात करें अभी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से तो दोस्तों FY 2021 में जो ये चल रहा है उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली आप सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं जैसा कि इनका FY 20 में हुआ था। तो कोई बहुत बड़ा मेजर जंप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाला नहीं है। फिलहाल बात करें कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो है 313 से 315 रुपए। इसका मतलब क्या है, क्या ये सस्ता है या महंगा है? तो दोस्तों एज ऑन डेट प्राइमा फेसिया ये जो प्राइस रेंज है ये मेरे हिसाब से रीजनेबली वैल्यूड है। ना ही ज़्यादा सस्ता है लाइक बर्गर किंग, और ना ही ज़्यादा महंगा है कि इसमें बहुत बड़ा जोल्ट आ जाए। लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने प्राइस टू अर्निंग को इसमें फैक्टर इन किया है। प्राइस टू अर्निंग कितना है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर FY 20 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो EPS था 295.52 रुपीज़ पर शेयर, इसको अगर हम लोग फैक्टर इन करते हैं जो IPO का प्राइस बैंड है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है 12.35, जो कि मेरे हिसाब से एक रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। लेकिन दोस्तों इसके साथ जो इनहेरेंट कॉम्पिटिशन और इनहेरेंट जो इसके साथ व्हाट यू कॉल वीकनेस है इस कंपनी की, उस हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें कोई खास लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा। अब कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है उसको भी देखेंगे। फिलहाल के लिए जरा क्विकली चलते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज जो कंपनी के लिए है मेरे हिसाब से वो है कंपनी का डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट बजट। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ये मेन काम करते हैं म्यूनिसिपैलिटी के साथ कोलैबोरेशन करके। कोलैबोरेशन मतलब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उसको ऑपरेट करते हैं। तो गवर्नमेंट का अगर बजट कम होता है तो इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, इस लो बजट का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के रेवेन्यू पे एंड ऑफकोर्स उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है एंटनी वेस्ट के लिए कि उनका डिपेंडेंस है गवर्नमेंट के बजट पे। दूसरी चीज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया इनका जो मेन रेवेन्यू का कॉन्सेंट्रेशन है और जो मेन इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो टॉप 5 क्लाइंट से आता है। टॉप 5 क्लाइंट से इनका 90% रेवेन्यू जनरेट होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहीं पर भी इन 5 क्लाइंट्स में डेंट लगता है या फिर वहां का कॉन्ट्रैक्ट इनसे मिस होता है तो इनका रेवेन्यू मॉडल एकदम डगमगा जाएगा, इनका रेवेन्यू इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम डगमगा जाएगी। तो ये इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा जोल्ट हो सकता है। 90% का रेवेन्यू जब 5 क्लाइंट से आएगा तो एक भी क्लाइंट गया या फिर 2 क्लाइंट चले गए तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट विच इज गोइंग टू हैव ऑन दी कंपनीज फंडामेंटल्स। और दोस्तों एक बात तो आपको तय है कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी आ जाती है तो वहाँ पर लोकल पार्टिसिपेशन, लोकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ जाता है लोकल बॉडीज़ का, लोकल पार्टिसिपेंट्स का। दोस्तों लोकल पार्टिसिपेंट्स और लोकल कंपटीशन के चलते कंपनी को आगे आने वाले समय में एग्रेसिव कंपटीशन भी फेस करना पड़ सकता है। तो लोकल पार्टिसिपेशन, लोकल कंपटीशन को भी को कंपनी इरेडिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये पार्टिसिपेशन सिर्फ लोकल इन्हेबिटेंट्स का ही हो, लोकल लोग ही ठेका ले सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी पॉलिसी में चेंज होना, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ड्रिवन, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है वेस्टेज, वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स पर डेंट ला सकती हैं इन टाइम्स टू कम, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट सब्जेक्ट भी है। तो स्टेट के रूल्स रेगुलेशन इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है, आपको कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए। पहली चीज़ तो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन। हर एक सोसाइटी में आपको क्लीनलीनेस चाहिए ही चाहिए। आप चाहते हैं कि सोसाइटी में क्लीननेस हो, जो फ्लैट के अपार्टमेंट्स बने हैं उसके सोसाइटी में अर्बनाइजेशन के बढ़ते, पीपल आर मोर अवेयर एंड सोशली अवेयर अबाउट दी क्लीनलीनेस। उसके चलते इस प्रकार की कंपनी के बिजनेस आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। गवर्नमेंट का फोकस इज टुवर्ड्स स्वच्छ भारत अभियान, जिसके चलते गवर्नमेंट एडिशनल फंड एलोकेट करती है हर एक बजट सेशन में टुवर्ड्स स्वच्छ भारत, है ना। स्वच्छ भारत को चलते ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार का एलोकेशन फंड्स का होता रहेगा। बट देयर इज नो गारंटी कि फंड एलोकेशन फ्यूचर में होता ही रहेगा। देयर इज नो गारंटी एज सच। और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो कि मुझे लगता है दोस्तों वो ये है कि हाई एंट्री बैरियर। जो ये बिजनेस है वेस्ट कलेक्शन का, वेस्ट मैनेजमेंट का, नया आदमी आ तो सकता है लेकिन उसके लिए आना बहुत बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये वो बिजनेस है जो कि जनरली आदमी हैंडल कर ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो भी गवर्नमेंट ठेका देती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है और उनका सॉलिड फाइनेंशियल बैकग्राउंड डेफिनेटली देखा जाता है, जो कि एक लोकल पार्टिसिपेंट के द्वारा प्रोवाइड कर पाना थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, जो कि इस कंपनी के लिए एक मोनोपोलिस्टिक प्लेयर बनने में एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो दोस्तों आपको स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, आपको इस कंपनी की वीकनेस भी पता होनी चाहिए बिफोर यू बिकम द इन्वेस्टर ऑफ दिस कंपनी। अब थोड़ा सा बात कर लें वैल्यूएशन की। तो दोस्तों रिसेंटली अभी जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, 10 एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी से माल उठाया है। और किस प्राइस पे उठाया है? 315 रुपीज़, जो कि बताता है कि जो प्राइस बैंड है वो रीजनेबली वैल्यूड है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है कि आपको यहाँ से डबल की लिस्टिंग गेन हो जाए, 600 रुपये पर लिस्टिंग गेन हो जाए, आई डोंट थिंक सो। लेकिन ऐसा सस्ता भी नहीं है और ऐसा महंगा भी नहीं है कि आपको कोई लिस्टिंग गेन ही ना हो। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड बी गेटिंग दी लिस्टिंग गेन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20%। तो हो सकता है करीब 360-370 के आसपास इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। तो आप देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स ने कितना कितना हिस्सा उठाया है, जिसमें कि सबसे बड़ा अमाउंट, सबसे बड़ा क्वांटम उठाया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज ने। अप्रॉक्सीमेटली 45% का हिस्सा उन्होंने उठाया, क्योंकि उनको मालूम है कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो गंदगी को मैनेजमेंट और वेस्ट को मैनेज करने का जो बिजनेस मॉडल है वो इंडिया में यूनिक है। और इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके चलते गंदगी फैलनी है, और जब लोग गंदगी फैलाएंगे तो उस गंदगी को साफ करने के लिए आपको कंपनीज चाहिए ही चाहिए। तो इंडिया में इस बिजनेस का मॉडल बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग और आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसको सही से रेगुलेट करके रन किया जाए तो दिस कंपनी इज गोइंग टू बी अ गोल्ड डिगर इन टाइम्स टू कम। तो फिलहाल दोस्तों 21 तारीख को ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है, जो कि पहले होने वाला था 4 मार्च को, और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 1 जनवरी, 1 जनवरी को। मेरे हिसाब से 15 से 20% के लिस्टिंग गिन आराम से इस आईपीओ में मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड द कंपनी हैंडल्स वेल, और बाई चांस कोई कंपनी में कोई एनवायरमेंट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती है, तो मेरे हिसाब से 20% के लिस्टिंग गेन आपको मिलना ऑलमोस्ट तय है। अगर आप लेना चाहते हैं, इस आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्राइस बैंड में सबसे छोटा जो लॉट आप ले सकते हैं वो है 14,805 रुपये का, जिसमें कि 47 शेयर्स होंगे, और हर एक शेयर की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली 315 के आसपास है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी इज रीजनेबली गुड बेट। बाकी इसके अलावा मैं इसका एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ब्रॉडली मेरे हिसाब से आपको इसमें 20% से 25%, 15 से 25% के आसपास आपको ऑन एन एवरेज लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा खास फाइनेंशियल्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसमें जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो आगे पीछे डगमगाते रहते हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मॉडल इज स्टेट गवर्नमेंट की बजटिंग पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट, लेकिन येस लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में 20 से 25% का लिस्टिंग गेन दिमाग में चल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप फाइनेंशियल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इन केस इफ यू वांट यू कैन पॉज इट एंड रीड इट, एंड देयर आफ्टर यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, डू लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी ग्लैड टू नो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय फॉर नाउ।